नमस्कार। मैं चंचल आखिरी पायदान से यूट्यूब के चैनल है, तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपील है, दरख्वास्त है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और उसी के बगल में एक घंटी है, उसको दबा दें, तो हम आपको लगातार बोलते हुए मिलेंगे। किसी समाज में एक बड़ी खूबसूरत वो नोट कर लीजिए आप कि किसी समाज में अगर हंसी और मजाक का गायब हो जाए तो वो समाज सड़ जाता है, और किसी व्यक्ति से अगर पंच और बिट मतलब हंसी और मजाक को हटा दीजिए तो बिल्कुल खोखला हो जाता है। हम यहाँ पर दो लोगों का जिक्र कर लें। पहले बड़े मज़ेदार लोग हैं तो बहुत लोग। सियासत में सबसे ज़्यादा मजाकिया आदमी गांधी हैं, और एक जगह तो लिखते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी जिस उथल पुथल से भागती है, अगर इसमें ये मस्खरापन नहीं होता, हास्य व्यंग्य नहीं होता, तो आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। व्यंग्य हंसाना नहीं होता, ये चुभता भी है, और कई बार तो ऐसा चुभ जाता है कि अंदर तक दर्द करता है। बहुत सारे हैं लेखक, हिंदुस्तान में हैं, रहे हैं, पाकिस्तान में हैं। उर्दू इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा मुखर है। इब्ने इंसान पाकिस्तान के बहुत मशहूर मकबूल लेखक हैं, नगमा निगार, कहानीकार, व्यंग्यकार। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ उन्होंने लिखा है, एक लाइन में लिखते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से एक फ़ायदा हुआ कि अब हमारी आबादी को, मुसलमानों की आबादी को हिंदू दुकानदार नहीं लूटेगा, बल्कि उसकी अपनी बिरादरी के दुकानदार लूटेंगे। मतलब लूट जारी रहेगी, लूटने वाले बदल जाएंगे। वही सेम स्थिति लगभग हिंदुस्तान की है। कल मैं बाई चांस हमने सुना उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मोदी सरकार, योगी सरकार थोड़ा सा ज़्यादा ही हड़बड़ी में तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू कर दी है। हमारा ज़िला है जौनपुर, तो यहाँ भी कल कलेक्टर साहब के दफ्तर से और लखनऊ से सीधा रिश्ता बना हुआ था, जो आजकल चल रहा है कैमरे का, और लोगों को रोज़गार देने की बात हुई। और कुल जौनपुर में 4 रोज़गार, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं। हमें उससे नहीं मतलब है कि कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया, कितने लोगों को नहीं दिया, उनको सुविधा दिए कि नहीं दिए। सवाल ये बुनियादी है कि आप किस तरह का रोज़गार जौनपुर को देना चाहते हैं। जौनपुर मतलब कि केवल जौनपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जौनपुर इलाके के ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी जिला हो सकता है। हम उसको बगैर जाने हुए, बगैर समझे हुए रोज़गार कैसे, कहाँ से क्या देते हैं। एक सीधी सी बात है कि जो रोज़गार आप जौनपुर में देंगे वो गाजीपुर में नहीं दे सकते, या नहीं देना चाहिए। उनकी इसलिए कि उनकी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग स्रोत हैं। जैसे जौनपुर के जो उत्पादन हैं वो कृषि वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। कृषि क्षेत्र में जाना चाहिए था, लेकिन आज मैंने इसी सिलसिले में जब बात किया डीसी उद्योग से, तो थोड़ी सी बेचारगी भी उनके चेहरे पर, उनके संवाद में थी। और मैंने पूछा कि आपने किस आधार पर बनाया, तो बोले कि नहीं, ये तो बन करके आता है, उसी आधार पर हम लोगों को देना पड़ता है। हमने कहा फीडबैक क्या लेते हैं आप कि जौनपुर में किस तरह का रोज़गार देना चाहिए। दिलचस्प मामला है कि सारे के सारे ये जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं, कारपोरेट हाउस के उत्पादन को नहीं छोड़ेंगी। 1972 से एक आंदोलन हम लोग चला रहे थे, 1972 से, याद रखिएगा, गांव का पैसा गांव में। उसका सीधा सा मतलब था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के ये आप उसको विकेंद्रित स्वरूप में लेकर के बेरोजगार दें। तो उसमें है क्या, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जॉर्ज फर्नांडीज जिसके उद्योग मंत्री बने, तो एक कानून उन्होंने बनाया
जिसके दो मुख्य पॉइंट्स थे, उसको मैं बता दूं आपको। एक तो ये कि छोटे रोजगार, अब बड़े शहरों में कोई भी रोजगार नहीं क्रिएट किया जाएगा, ये जाएंगे विकेंद्रित होकर के छोटी जगहों पर। ये इसका सूत्र जो होता है, उसको आप, अगर आपके पास कभी एक जानकारी हो कि जो एक नया शहर बसता है तो उसके अंदर बहुत सारे के दुकानदार, बहुत सारे चीज़ें अब ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो जब कोई भी बड़ा उद्योग छोटी जगहों पर जाएगा तो उसमें रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, उनके सोचने का नज़रिया बदलेगा। ये सोच करके 77 में पहली बार औद्योगिक नीति पर, पंडित नेहरू के बाद पहली बार 77 में औद्योगिक नीति पर बात हुई और ये विकेंद्रित रूप लेकर के जॉर्ज फर्नांडीज ने उसको प्रस्तुत किया। हर जिले में एक उद्योग कार्यालय उसी ज़माने से खुला, लेकिन कालांतर में ये इतने बकवास विभाग हो गए कि बहुत सारे जिला के नौजवान लोग उसको जानते ही नहीं कि ये भी कोई विभाग है, यहाँ पर हमारे यहाँ काम करता है। अब इसको मुखर करना है तो हम अब तक ये करते रहे कि लूट के खिलाफ हम किस तरह से चलें। जौनपुर खेती वाला इलाका है, उसी तरह से जैसे देश के 5,75,936 गांव हैं, उसी तरह से सबसे शोषण सबसे ज़्यादा अगर किसी का हो रहा है तो गांव के लोगों का हो रहा है। कच्चा माल हम तैयार करते हैं, ख्याल रखिएगा, कच्चा माल हम तैयार करते हैं, लेकिन जब फैक्ट्री में जाता है तो वो 1400, 1500, 2000 गुने प्रॉफिट पे बिकता है। इसको रोकने का मकसद था जिला उद्योग इकाई का, लेकिन इसने मामला ही उलट दिया। मैंने उनसे पूछा कि हमने कहा कि किन चीज़ों को आप दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए साहब, जो खेती से निकलने वाले उत्पाद हैं उसको इनके यहाँ कोई शायद स्थिति नहीं है कि गांव का लड़का अगर साबुन बनाना चाहे, एक समूह बना करके 4-5 लोगों का समूह बना ले तो ये साबुन नहीं, ये देंगे नहीं, नंबर 1, इसलिए कि कारपोरेट हाउस के पास है। नंबर 2, ये बिकेगा नहीं, इसलिए कि इनको बेचने के लिए कोई हेमा मालिनी, बजंती माला, बिंदु रेखा तो है नहीं कि गांव के बने हुए साबुन को बेचेंगी। लेकिन अगर ये शुरुआत हो तो उसके लिए सरकार और संगठन दोनों की मंशा साफ होनी चाहिए कि सरकार ये नीति बना दे कि जो स्टील बनाते हैं वो पाउडर भी बनाने लगे, तो ये गलत बात है। उनसे कहिए कि मेहरबानी करके एक ही धंधे में रहिए, सब मत समेटिए अपने पास, एकाधिकार के खिलाफ होना चाहिए। और जब आप एकाधिकार के खिलाफ जाएंगे तो छोटे उद्योग पनपेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और अगर ये रोज़गार को सही ढर्रे पर ले चलें तो यकीनन कह सकता हूँ, और उसके कई उदाहरण भी हैं कि जब लोगों ने अपना 1 से 2 से, अब एक जैसे एक साबुन के जिक्र कर दें, डिटर्जेंट का, जिसका आजकल बहुत चर्चा है कि धुल धुल जाए वगैरह वगैरह होता है। एक लड़की बोलती है कि रंगीन कपड़ा भी धुल के आ जाए वगैरह। ये एक आदमी का वन मैन शो था ये, कि गुजरात में बैठा हुआ, अहमदाबाद में बैठा हुआ एक आदमी एक कमरे में डिटर्जेंट का धंधा ये शुरू करता है, आज एम्पायर खड़ा करके बैठ गया है। वो नहीं होना चाहिए। आपने शुरू किया, ठीक है, एकाधिकार, उसको एकाधिकार मत बनाइए और उसको विकेंद्रित करिए और लोगों के बीच में जाने दीजिए। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल दिया डॉक्टर जीजी पारिख ने। डॉक्टर जीजी पारिख पूना और बम्बई के बीच में, आदिवासियों के बीच, उन्होंने एक यूनिट बनाया यूसुफ मेहर अली खान के नाम पे, और साहब क्या लाजवाब के काम कर रहे हैं। उनके यहाँ साबुन बन रहा है, उनके यहाँ डिटर्जेंट बन रहा है, उनके यहाँ छोटे छोटे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट और छोटे कुटीर उद्योगों के काम हो रहे हैं। लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। वही आप हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नहीं होगा। उसकी वजह फिर इब्ने इंसान को सुनिए कि साहब हमारा शोषण तो होता रहे। बार बार कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान के हमारे यहाँ किसान आलू पैदा करता है। आप ज़रा किसी किसान से पूछे कि आलू, प्याज ये सब जब निकलता है खलिहान से तो ये क्या भाव जाता है? 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो, इससे ज़्यादा नहीं। और जब 15 मिनट बाद कारखाने से वो तेल में भून करके और थोड़ा सा नमक और मिर्चा डाल के आपके परोसेंगे तो 1400-1500% के फ़ायदे में आएगा। 2 रुपये की आलू का अगर किसी से पूछिए चिप्स 300-400 रुपये किलो हो जाती है। तो ये जो लूट है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है,
इसके खिलाफ हम लोग थोड़ा सा हों और उसके खिलाफ कुछ करें। अब एक सबसे ज़्यादा शुभ चीज़ हुई है कि ये जो विकल्प की स्थिति है इस पर हमारे नौजवान लोग बाहर निकल रहे हैं। जौनपुर से एक आईपीएस अफसर ने, बड़ी खूबसूरत, अजीत सिंह नाम है, उन्होंने बहुत खूबसूरत वो किए कोरोना काल में। उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, देखिए दिक्कत ये थी कि हमारे पास दवाइयों का इंतज़ाम नहीं था, उन पर एक एकाधिकार था, ऑक्सीजन नहीं थे, नोजल नहीं था। इन सब चीज़ों को लेकर के इन लोगों ने एक आपसी संबंध बना करके, एक नेटवर्क बना करके, जहाँ जो भी उस नंबर पे अपनी परेशानी बताता था ये लोग मदद करें। नतीजा यह हुआ कि आज उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है जो बगैर किसी लेन देन के, बगैर किसी उसके, सब अपनी अपनी मेहनत से कर रहे हैं। 30 तारीख को, याद रखिएगा, 30 तारीख को जौनपुर में ये लोग रक्तदान कर रहे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि जब आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किए हैं, अभी तो एक रास्ते पर गए हैं कि चलिए हम थोड़ा सा आपकी मदद कर रहे हैं, कल अगर ये नौजवानों के समर्थन में उतरते हैं कि बेरोज़गारी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ हम जो सार्थक कदम उठाएंगे उसमें लोगों को रोज़गार देने की बात है। और अगर ये रोज़गार मिल जाता है तो हमारे क्राइम में कमी होगी, हमारा पलायन बंद होगा और हर कोई रास्ता निकलेगा। तो ये जो अजीत सिंह की बानर सेना है ये एक्टिव है, इसकी मदद करें आप। और बड़ी अच्छी बात शुरू किया इन लोगों ने। अब अवेयरनेस का ये जो दूसरा रास्ता निकला है, विकल्प देने वाला, ये बहुत खूबसूरत है। आपसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।